क्या क्या पढ़ी है हमने लिमिटेशंस? इट डज नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के बारे में इन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया। इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये नहीं बताया कि वाई स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद ये नहीं पता चला कि भाई डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, और मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था बोर मॉडल ऑफ एटम, ना ही हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था बोर मॉडल ऑफ एटम। तो पहले हम दोनों को हम सभी को ये पता होना चाहिए कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है और हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। एक बार ये दोनों चीज़ें पता चल जाएं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें लिमिटेशन बन गई बोर मॉडल। हमने बेटा देखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि साइंटिस्ट्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेव नेचर होती है। कैसे वेव नेचर होती है? डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निकल क्रिस्टल पर डाला और फिर जो रेडिएशंस निकली उनको उन्होंने डिफ्रैक्शन प्लेट पर, उन्होंने कह लो कि फोटोग्राफिक फिल्म पर ही जब उन्होंने उसको देखा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था ये एक्सरे से मैच कर रहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो बेटा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वेव प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। और थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर बढ़ता है तो उसमें सिंटिलेशन होती है। डेविसन और जर्मर ने जब देखा था तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहे थे, और थॉमसन ने जब देखा तो सिंटिलेशन हो रही थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है। डी ब्रुगली क्या कहता है कि किसी भी जो भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, वैसे तो जो भी पार्टिकल है वो हमेशा वेव और पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करेगा। किसमें एग्जिस्ट करेगा? वेव और पार्टिकल नेचर में। और उन दोनों में रिलेशन हमने किससे फाइंड आउट करा? डी डी ब्रुगली इक्वेशन से। डी ब्रुगली इक्वेशन क्या कहती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पी की जगह हम एम बी लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई में एम बी हो गया। प्रूव करने के लिए हमने प्लैंक्स थ्योरी और आइंस्टाइन इक्वेशन लगाई। प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी आ जाएगा। एक छोटी सी सिग्निफिकेंस है बेटा कि वैसे तो डी ब्रुगली इक्वेशन सभी पार्टिकल्स के लिए है, सभी मैटर के पार्ट टाइप्स के लिए है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर जो वेव नेचर है वो इतनी कम हो जाती है कि हम उसको कंसिडर कर ही नहीं पाते। इसीलिए डी ब्रुगली जो है ज़्यादातर यूज़ होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। ज़्यादातर किसमें यूज़ होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। जो डी ब्रुगली है वो ज़्यादातर यूज़ होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव में भी एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में भी एग्जिस्ट करता है। ये प्रिंसिपल के बारे में हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि हम दोनों पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नाप लें, वो भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। मतलब हम बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं नाप सकते। अगर एक को नापोगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर दूसरे को नापोगे तो पहले वाला थोड़ा अनसर्टेन हो जाएगा। दोनों के प्रोडक्ट के अंदर हमेशा वैल्यू h बाई फोर पाई से ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी h बाई फोर पाई के। तो अनसर्टेनिटी, अगर मैं मोमेंटम के हिसाब से देखूँ तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा एक्स पॉइंट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई फोर पाई। और अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से देखूँ तो मेरा क्या बनता है?
डेल्टा एक्स पॉइंट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m। दिस इज हाइंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी बेटा, अगर किसी को